हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से मिल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो हमने पहले 2 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हुए हैं प्रीवियस 2 वीक्स में। आज हम थर्ड अपना लेक्चर शुरू करेंगे और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट को कवर किया। फिर नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कवर किया। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, ओम्स लॉ पढ़ेंगे। राइट, ओम्स लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब पहले बात है कि व्हाट इज ओम्स लॉ। तो Ohm's law is a law that gives relationship between potential difference and current flowing in a circuit, या फिर potential between 2 points and the current flowing between those 2 points। ठीक है, तो Ohm's law क्या कहता है? रिलेशनशिप हमें प्रोवाइड करता है between potential and current in a circuit। राइट, तो हम इसी रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। तो इस रिलेशनशिप को स्टडी करने से पहले कुछ चीजें कांस्टेंट रहती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है। पहले तो ये सर्किट डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर हमारा एक एलिमेंट है, एलिमेंट कुड बी एनीथिंग। ये लेट्स से नाइक्रोम का वायर है। ठीक है, नाइक्रोम का वायर है। इसको एलिमेंट को हमने देखा हुआ है लास्ट लेक्चर में कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ मेजरिंग डिवाइसेस भी अपने सर्किट में यहाँ कनेक्ट कर रखी हैं। दिस इज माय पोटेंशियोमीटर, दिस इज माय एमीटर। ये मेरी क्या है, प्लग इन की है। अभी ये ओपन पोजीशन में है, अभी ये ऑन नहीं है, सर्किट हमारा काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर क्योंकि हमें पोटेंशियल और करंट में रिलेशनशिप को देखना है, तो हमने यहाँ पर 4 सेल यूज किए हुए हैं। अभी यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट नहीं है। तो कनेक्शन कंप्लीट नहीं है यानी कि हम धीरे धीरे अपने पोटेंशियल सोर्स को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने 4 सेल कनेक्ट किए हुए हैं। और यहाँ पर एक मूविंग पॉइंटर यूज करूंगा मैं। राइट, तो पहले कनेक्शन लेट से अगर इस पॉइंट से मैं कर दूं तो केवल फर्स्ट सेल मेरा सर्किट में इंक्लूड होगा और बाकी के तीनों सेल एक्सक्लूडेड रहेंगे। यानी केवल 2 वोल्ट, यहाँ पे कितने वोल्ट की सप्लाई रखी है हमने, 2 वोल्ट की सप्लाई रखी हुई है और 2 वोल्ट की 4 सेल्स हमने यूज किए हुए हैं उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे अब कांस्टेंट क्या क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है एक तो मेरा ये जो एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट मेरा कांस्टेंट है, यानी एलिमेंट में चेंज नहीं करूंगा। नाइक्रोम वायर यूज कर रहा हूं तो नाइक्रोम वायर ही रहेगा पूरे एक्सपेरिमेंट में। दूसरी चीज जो कांस्टेंट है वो है टेम्परेचर। राइट, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे बिटवीन V एंड I। ओके, तो अब हम अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए सबसे पहले अभी मैंने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर और एमीटर कनेक्ट किया हुआ है, बट लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि पोटेंशियोमीटर और एमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे इनके 2 एंड्स होते हैं, एक प्लस वाला टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था प्लस एंड किधर होता है, जिधर बैटरी का हाई पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का पॉजिटिव एंड आएगा, इधर नेगेटिव। एमीटर का सिमिलरली इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव। अब मैं सर्किट को अपने ऑन पोजीशन पे डाल देता हूँ, यानी अब मेरा सर्किट काम कर रहा है, इट्स इन वर्किंग कंडीशन। तो वर्किंग है तो करंट किधर से फ्लो करेगा, हाई से लो पोटेंशियल। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, आई करंट। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ माय करंट। अब बेसिकली हो क्या रहेगा कि यहां पर जो एलिमेंट है ये लेट्स से पॉइंट A एंड B है। ठीक है, तो इस एलिमेंट के अक्रॉस मुझे क्या बताएगा पोटेंशियोमीटर कि वोल्टेज डिफरेंस क्या है बिटवीन दिस पॉइंट A एंड B। और एमीटर मुझे क्या बता रहा होगा कि ये जो एलिमेंट से करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट, ये कितना फ्लो हो रहा है, ये मुझे कौन मेजर करके बताएगा, एमीटर। तो ये दोनों मेजरिंग डिवाइसेस मुझे अपने एक्सपेरिमेंट का मेजरमेंट बताएंगी। राइट, तो इनिशियली में मेरा पॉइंटर किस पोजीशन पे है, लेट्स से इस पॉइंट पे, यानी केवल फर्स्ट सेल इंक्लूडेड है। तो 2 वोल्ट का मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फर्स्ट कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑफ 2 वोल्ट। राइट, और करंट कितना है, लेट्स से करंट एमीटर में मेजर होके आएगा, वो तो एक्सपेरिमेंटली क्या मैं यहां एज्यूम करता हूं करंट मेजर करके आ रहा है, लेट्स से 4 एम्पियर। क्लियर, 4 एम्पियर करंट मेजर होके आ रहा है। अब हम क्या करते हैं,
अब हम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो वोल्टेज बढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं अपने कनेक्शन को शिफ्ट करूंगा, यानी सेकंड सेल को भी अपने सर्किट में इंक्लूड कर लूंगा, इस कनेक्शन को यहां से। अब मेरा वोल्टेज कितना हो गया 4 वोल्ट। इस समय मैंने करंट मेजर किया तो मेरा करंट आया 8 एम्पियर, राइट। अब यहां पे मैंने थर्ड सेल इंक्लूड किया, तो थर्ड सेल इंक्लूड करने पे पोटेंशियल कितना हो गया 6 वोल्ट। इस समय मैंने वापस करंट मेजर किया तो आया 12 एम्पियर। और लास्ट में हमने अपने फाइनल चारों सेल को इंक्लूड कर लिया अपने सर्किट में, और चारों सेल को इंक्लूड करने के बाद यहाँ पे कितना पोटेंशियल आ रहा है, यहाँ पर आएगा 8 वोल्ट टोटल पोटेंशियल, और यहाँ पे मैंने एमीटर से करंट मेजर किया तो 16 एम्पियर का करंट आया, राइट। तो ये मेरा टेबल फॉर्म हो गया। एक्सपेरिमेंट में मैंने टेबल फॉर्म कर लिया अपना रीडिंग्स को नोट करके। आप अपने स्कूल के लैब में एक्सपेरिमेंट करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। और अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो रिलेशनशिप फाइंड करने का सबसे इजी वे क्या होता है, हम अपने दो वेरिएबल्स जिनके बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं उनका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक जो भी ग्राफ प्लॉट होके आएगा उससे हम अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं कि हमारा कैसा है, दो वेरिएबल्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। तो अभी वी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो वी ग्राफ में ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया पोटेंशियल। पोटेंशियल किस में है वोल्ट्स में, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ले लिया, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे मैंने करंट ले लिया, करंट इज इन माय एम्पियर, करंट एम्पियर में। तो ये ओरिजिन है मेरा ग्राफ का, तो ओरिजिन 0 पे मान लिया मैंने कि ओरिजिन 0 है, 0 पे ओरिजिन मैंने एज्यूम किया। और यहां पर मैं एक्सेस डिफाइन कर देता हूं। तो एक्सेस डिफाइन करने के लिए मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि हर एक स्लॉट, ठीक है, वो कितने वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं एज्यूम करता हूं कि ये 2 वोल्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक स्लॉट 2 वोल्ट को है। तो ये नेक्स्ट वाला 4 वोल्ट को हो जाएगा, ये 6 वोल्ट को हो जाएगा, ये 8 वोल्ट हो जाएगा, उसके आगे ये 10 वोल्ट हो जाएगा, राइट। इसी तरह मैं करंट को देख लेता हूं। तो करंट मैं एज्यूम करता हूं ये भी 2 एम्पियर पे चल रहा है। तो अगर मैं 2 एम्पियर पे बोलूं तो ये 2 एम्पियर हो गया, ये 4 एम्पियर हो गया, फिर नेक्स्ट स्लॉट कितना हो जाएगा 6 एम्पियर, फिर हो जाएगा 8 एम्पियर, फिर हो जाएगा 10 एम्पियर, फिर हो जाएगा 12 एम्पियर, फिर 14 एम्पियर और फिर 16 एम्पियर। तो ये मेरे स्लॉट्स हो गए। तो अब हम टेबल के अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं। तो 2 वोल्ट पे कितना करंट मिल रहा था 4 एम्पियर का, तो 2 वोल्ट पे करंट मिल रहा है 4 एम्पियर का, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 4 वोल्ट पे 8 एम्पियर का करंट मिल रहा है, तो 4 वोल्ट पे 8 एम्पियर का करंट है, तो दिस इज माय सेकंड पॉइंट, राइट। 6 वोल्ट पे इसी तरह 12 एम्पियर का मिल रहा है, तो 6 वोल्ट के अकॉर्डिंग मैंने एक पैरेलल एक्स एक्सिस के अलोंग लाइन खींची और 12 एम्पियर से एक पैरेलल वाई एक्सिस पे लाइन खींची, और वो जहां मिल रहा है दैट इज माय पॉइंट ऑन द ग्राफ, राइट। सिमिलरली अब मैं देखूं तो 8 वोल्ट पे 16 एम्पियर, तो 8 वोल्ट पे 16। अब मैं इन पॉइंट्स को अगर मिला दूं तो जब सर्किट ओपन है 0 पोटेंशियल का करंट है, जब 0 पोटेंशियल है, राइट, तो पोटेंशियल नहीं है तो करंट भी नहीं होगा, तो 0 पे 0 ही रीडिंग आएगी, वो हमें क्लियर है। तो ओरिजिन से मेरा ग्राफ शुरू होगा और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, लीनियर ग्राफ। तो लीनियर ग्राफ मेरा आया, कैसा ग्राफ मिला मुझे लीनियर। और ये इसका स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप क्या होता है ग्राफ का, स्लोप क्या होता है, स्लोप बेसिकली होता है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो स्लोप मेजर करने का तरीका होता है, ये एक्स एक्सिस से एंगल लेट से थीटा है, तो स्लोप मेरा m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप होता है tan थीटा। तो अगर मैं tan थीटा इसका निकाल लूं, फाइंड कर लूं अपने ग्राफ का, तो मुझे पता चलेगा कि इसका स्लोप क्या है। अब स्लोप पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इट इज अ लीनियर इंक्रीजिंग ग्राफ। तो ऐसे कंडीशन में हमारा रिलेशनशिप कैसा होता है, देयर इज अ, यहां से हम क्या कंक्लूजन निकलता है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I।
तो V और I डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और यहां पे कंडीशन क्या है, व्हाट आर द कंडीशन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो फॉर अ गिवन कंडक्टर voltage is always directly proportional to the current flowing through the conductor at constant temperature, right? तो ये हो गया मेरा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ यही रिलेशनशिप देता है। तो ये रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है, ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, तो उन्होंने ये रिलेशनशिप फाइंड किया था, राइट? उन्होंने ये रिलेशनशिप फाइंड किया था। अब हम इस रिलेशनशिप को और आगे लिखते हैं। तो यहां पर हमने रिलेशनशिप क्या हुआ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहां पे जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह इक्वल टू साइन जब भी लगाते हैं, तो यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमें ऐड करना पड़ता है K, ठीक है? ये ऑलवेज होता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमें रखना होता है। तो यहां पर जो जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्होंने बताया कि ये जो कांस्टेंट होता है दैट इज इक्वल्स टू R। तो ये फाइनल रिलेशनशिप उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। अब ये R क्या है, व्हाट इज दिस R? तो R उन्होंने कहा कि R इज रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट या फिर कंडक्टर। तो जो हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, जिस कंडक्टर के ऊपर हम रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस होता है, राइट? तो रेजिस्टेंस इज द कांस्टेंट वैल्यू विच इज प्रेजेंट इन द रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I। अब रेजिस्टेंस क्या है, हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन गिवन कंडीशंस, जो हमने दो कंडीशंस ली हुई हैं, फॉर अ गिवन एलिमेंट एंड एट गिवन टेम्परेचर, यानी एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ना ही हम एलिमेंट का साइज चेंज कर रहे हैं, सेम मटेरियल का एलिमेंट है, ना ही उसकी थिकनेस में कोई वेरिएशन ले रहे हैं अपने टोटल एक्सपेरिमेंट में, और ना ही हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो इन कंडीशंस में जो रेजिस्टेंस होता है एलिमेंट का, वो कांस्टेंट होगा। तो वही कांस्टेंट यहां पर प्रेजेंट होता है। तो रेजिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट नहीं होता, ये एक पॉइंट ध्यान रखना है। हम आगे फैक्टर्स समझेंगे कि रेजिस्टेंस कब कब वेरी कर सकता है, किन किन फैक्टर्स के साथ, लेकिन इन दिस एक्सपेरिमेंट दिस रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है ये समझने की बात आ गई। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, अगर हम एनालॉजी से समझना चाहें तो रेजिस्टेंस एक तरीके का, जैसे फ्रिक्शन होता है मोशन में, फ्रिक्शन क्या होता है, मोशन को अपोज करता है, राइट? तो वैसे ही रेजिस्टेंस जो होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, तो फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करता है। कोई भी एलिमेंट की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो क्या होती है कि द फ्लो ऑफ चार्जेस गेट अपोज्ड, ठीक है, वो अपोज होते हैं, तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये अपोजिशन को हम मेजर भी कर सकते हैं, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो कितने कोई कंडक्टर कितना इजीली अलाउ कर रहा है अपने चार्जेस को फ्लो करने को। अगर कोई कंडक्टर गुड कंडक्टर है, तो अगर कोई कंडक्टर गुड कंडक्टर है, यानी इट अलाउज चार्जेस टू फ्लो थ्रू इट इजिली, ठीक है, इजिली अलाउ करता है चार्जेस को अपने थ्रू फ्लो होने को, तो गुड कंडक्टर है। अगर कोई कंडक्टर गुड है, तो यानी कि वो रेजिस्टेंस कम कर रहा है, रेजिस्ट कम कर रहा है, चार्जेस को कम रेजिस्ट कर रहा है फ्लो करने से, देयरफॉर इट्स रेजिस्टेंस विल बी लो। तो गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस लो होता है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना गुड कंडक्टर, राइट। ये तो गुड कंडक्टर की बात हो गई। अगर रेजिस्टेंस हाई है, ठीक है, यानी बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर, या फिर इंसुलेटर्स जो होते हैं हमारे,
तो इंसुलेटर्स पता ही है, हमारा जो कॉपर वायर होता है, वायरिंग होती है घर में, उसके ऊपर इंसुलेशन होता है ताकि हमें करंट शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, ठीक है। तो उसके ऊपर इंसुलेशन किया जाता है। तो इंसुलेशन क्या है, एक तरीके का मटेरियल है जो अपने थ्रू चार्जेस को फ्लो करने को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। वो बहुत कम चार्जेस उसके थ्रू फ्लो हो पाएंगे। तो बिल्कुल ही नहीं अलाउ कर रहा है तो परफेक्ट इंसुलेटर है, ठीक है। तो इंसुलेटर क्या होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना हम इंसुलेटर की तरफ बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस जितना कम होगा मेरे एलिमेंट का वो उतना ही गुड कंडक्टर होगा, राइट। तो ये रेजिस्टेंस हमारा डिटरमाइन करता है कि कब हम कैसा एलिमेंट किस प्रॉपर्टीज के लिए यूज कर रहे हैं, उस पे उसको डिटरमाइन करने के लिए कि उसकी मतलब जो फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है, वो फंक्शनैलिटी डिपेंड करती है कई बार कि रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज कैसी हैं उस कंडक्टर की, ठीक है। तो अभी हम आगे थोड़ा समझेंगे। तो रेजिस्टेंस मोटा मोटा क्या है, रेजिस्टेंस is a physical property which determines how much resistance, how much obstruction is provided by the given element to the flow of charges, ठीक है। तो कितना वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है फ्लो ऑफ चार्जेस को। तो फ्लो ऑफ चार्जेस कैसे ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, हमने पता है कि चार्जेस क्या है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एट अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो एटम्स के कोर में क्या है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको फ्लो करने से रोकता है। तो जितना ज्यादा प्रॉपर्टी होगी किसी कंडक्टर की कि कितना ज्यादा वो रोक सकता है, उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। क्लियर। तो रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, क्या है। रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा वो उतना बैड कंडक्टर, ठीक है, जितनी कम उतना गुड कंडक्टर। अब हम देखते हैं आगे रेजिस्टेंस को जैसे मेजर करते हैं। तो मेजर करने के लिए कुछ रेजिस्टेंस एक फिजिकल प्रॉपर्टी तो उसको मेजर कर सकते हैं, राइट। तो अब मेजर करने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे ऑन व्हाट फैक्टर्स resistance of a conductor depends, ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अब फैक्टर्स अगर मैं कहूं तो ये भी जो एक्सपेरिमेंट करूंगा, एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करेंगे किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए क्या है, मैंने अपना एक सर्किट चूज कर लिया। तो यहां पर क्या है, एक सेल है और ये दो पॉइंट्स हैं, ये एमीटर लगा हुआ है, दिस इज माय की, और इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस मैंने अपना वोल्ट मीटर लगा रखा। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में हम जो एलिमेंट है उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को वेरी करके चेक करेंगे, ठीक है, कि VI रिलेशनशिप पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो वहां से VI रिलेशनशिप पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उससे हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस मेरा घट रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, पहले जब हमने ओम्स लॉ के लिए देखा था तो एलिमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं किए थे, एक गिवन एलिमेंट था, तो वहां से हमें पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इसको हम फर्दर लिखते हैं तो V इक्वल्स टू RI, राइट। ये रिलेशनशिप हमें ओम्स लॉ से मिला था, यानी हम कह सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, राइट। तो अब इनिशियली लेट से मैंने कोई एलिमेंट यहां पे लगा दिया, ये मेरा एलिमेंट, ठीक है। इस कंडीशन पे जब एलिमेंट था तो मैंने R अपना मेजर कर लिया। कैसे मेजर किया, एट द गिवन पोटेंशियल, पोटेंशियल हमें पता ही है, मेरी जो बैटरी है कितने भी वोल्ट की होगी, लेट से V वोल्ट की है, और जो करंट यहां से मिला एमीटर से I करंट, वहां से मैंने V और I की वैल्यू पुट की और R को मेजर कर लिया। अब हम कुछ चेंजेस करेंगे। लेट से हमने अब लेंथ अपना सेम, एलिमेंट सेम रखा है, अभी निक्रोम वायर था तो निक्रोम ही रखा है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं चेंजेस किए, लेकिन उसकी लेंथ बढ़ा दी। लेंथ बढ़ा दी, लेंथ कैसे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा कुछ भी जिगजैग, ठीक है। अब हमने इसको कॉइल के फॉर्म में लगा दिया थोड़ा सा, यानी लेंथ इसकी जो पहले L थी, अब L से मैंने, पहले लेंथ L थी, अब L से लेंथ
2L कर दी, यानी जस्ट डबल लेंथ कर दी। तो हमने लेंथ बढ़ाने पे क्या देखा, हमने लेंथ बढ़ाने पे देखा कि हमारा जो कंडक्टर है उसमें जो करंट है, करंट वो क्या हो गया, कम हो गया। पोटेंशियल तो चेंज नहीं हो रहा है, बट एमीटर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो डिक्रीज कर गया। ठीक है, यानी डिक्रीज कर गया, यानी कि रेजिस्टेंस मेरा बढ़ा कि घट गया। अगर ये चीज डिक्रीज कर गई तो यानी रेजिस्टेंस, ये चीज गिर गई यानी रेजिस्टेंस बेसिकली बढ़ गया। पोटेंशियल तो चेंज नहीं हो रहा है, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि बैटरी तो V वोल्ट की है, राइट। तो हमने लेंथ बढ़ाई तो देखा कि करंट डिक्रीज हो गया। तो करंट डिक्रीज हो गया यानी कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा बिकॉज ऑफ लेंथ। ठीक है, और कितने से बढ़ा ये भी हमने चेक किया। तो लेंथ को जब डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जा रहा था, डबल हो जा रहा था। यानी कि यहां से पहला रिलेशनशिप हमें मिला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। ये फर्स्ट कंक्लूजन हमें मिला। तो हम अपने पहले कंक्लूजन को यहां पे लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय लेंथ। अब गिवन एक्सपेरिमेंट में ये चीज भी ध्यान रखना कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। जो भी मैं इस समय एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी हम चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड में हमने क्या किया, हमने इसकी थिकनेस चेंज कर दी, निक्रोम वायर की थिकनेस चेंज कर दी। तो पहले लेट से A थिकनेस थी, अब मैंने थोड़ा सा मोटा वायर लगा दिया। ठीक है, तो मोटा वायर लगा दिया। पहले थिकनेस क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, अब मैंने इसको 2A कर दिया। तो जैसे ही मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया A से 2A किया, मैंने देखा यहां पे क्या हुआ कि करंट मेरा बढ़ गया, करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया, वोल्टेज कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और कितने से डिक्रीज किया ये भी एक्सपेरिमेंटली चेक किया। तो रेजिस्टेंस पहले अगर R आ रहा था तो उसका हाफ हो गया। यानी करंट जैसे ही करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है, जब हम अपने क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर रहे हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल किया तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया, यानी इनवर्स रिलेशनशिप। यहां से हमको क्या पता चला कि रेजिस्टेंस और जो एलिमेंट है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये सेकंड रिलेशनशिप मुझे मिला, R is inversely relationship is in inverse relationship with the cross sectional area of the element। ठीक है, तो जितना थिक वायर होगा, ठीक है, जितना मोटा वायर होगा उसके थ्रू करंट फ्लो उतना इजीली होगा। कब होगा, जब उसका रेजिस्टेंस गिर जाता है। क्यों होगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस गिर जाता है, राइट। तो ये हमारा हो गया सेकेंड रिलेशनशिप। थर्ड रिलेशनशिप में हमने क्या किया, लेट्स से निक्रोम वायर हटाया और यहां पे कोई दूसरा वायर हटा लगा दिया, सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई दूसरा वायर हटा लगा दिया। निक्रोम की जगह हमने टंगस्टन लगा दिया। तो वहां पर भी हमने देखा कि करंट हमारा चेंज हो गया, यानी कि करंट जो रेजिस्टेंस है वो एक फैक्टर और पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी मटीरियल, यानी मटीरियल पे भी डिपेंड करता है, मटीरियल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, मटीरियल ऑफ द एलिमेंट पे भी डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। अब मटीरियल ऑफ द एलिमेंट पे डिपेंड करता है, तो ये मटीरियल से कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है रेजिस्टिविटी का। ठीक है, तो मटीरियल, किसी भी एलिमेंट का जो मटीरियल है उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और इस रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो। ठीक है, रो। तो हमने जनरली क्या है कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है तुम्हारे रेजिस्टेंस से। ठीक है,
डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है रेजिस्टिविटी का रिलेशनशिप से, यानी कि किसी भी एलिमेंट का मटेरियल अगर गुड कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, लो होगी, यानी रेजिस्टेंस भी लो होगा। तो रेजिस्टेंस लो क्यों होगा, बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर इज लो, राइट। और रेजिस्टिविटी लो है, और अगर पुअर कंडक्टर है यानी इंसुलेटर है, यानी उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है। तो रेजिस्टिविटी इज द मेन पैरामीटर जो हमें बताता है कि कोई मटेरियल मेरा गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई रेजिस्टिविटी रो, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर हो गए। अभी हम रेजिस्टिविटी को फर्दर डिफाइन भी करेंगे, ठीक है, कि एक्चुअली में रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन होती है, ठीक है। तो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक मटेरियल, रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। वो प्री डिटरमाइंड मतलब साइंटिस्ट लोगों ने उनको डिटरमाइन कर लिया है, तो आपको इजिली कहीं भी आप सर्च करोगे तो किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी भी मिल जाएगी, राइट। तो अब अगर इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम कंबाइन कर दें 1, 2 एंड 3 को, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस किसके बराबर है। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। वैसे यहां प्रोपोर्शनैलिटी है, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हटा के हम कांस्टेंट लगाते हैं यहां पे, तो उस जो कांस्टेंट की वैल्यू मेजर होकर आती है एक्सपेरिमेंटली वो 1 होती है, राइट। तो इसलिए मैंने 1 यहां पे लिखा नहीं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं बशर्ते हमको क्या क्या चीजें पता हो, कि एलिमेंट की लेंथ कितनी है, एलिमेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, और एलिमेंट की मटेरियल जो है, जिस मटेरियल का हमने एलिमेंट लिया हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, राइट। ये तीनों चीजें पता हो तो हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ये भी रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। अब बेसिकली ये सारा जो कॉन्सेप्ट था रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I, ये कहाँ से आया, ओम्स लॉ से, राइट। तो वहां पर जो जर्मन फिजिसिस्ट थे उनको सम्मान देने के लिए हमने जो यूनिट रखी रेजिस्टेंस की, राइट, वो ओम रखी, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई ओम। अब यहां पर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन भी कर सकते हैं कि 1 ओम क्या होता है। तो 1 ओम डिफाइन करने के लिए हम पहले वाला फॉर्मूला अगर हम VI रिलेशनशिप के थ्रू देखें तो V इक्वल्स टू R I है, तो वहां से R क्या आ रहा था, V अपॉन I। तो 1 ओम कब हो जाएगा, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और करंट कितना फ्लो हो रहा हो गिवन एलिमेंट से 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 ओम रेजिस्टेंस हम कब कहेंगे कि किसी भी एलिमेंट का रेजिस्टेंस 1 ओम है, if we apply 1 volt potential difference across the two ends of the element and 1 ampere of current is flowing through the element, then we say that the resistance of that element is 1 ohm। तो यहां से हम 1 ohm को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम रो को डिफाइन करना है, यानी रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो रेजिस्टिविटी को यहां से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां से हम देखें कि R इक्वल्स टू रो L अपॉन A है, तो रो को हम क्या लिख देंगे, R इंटू A अपॉन L, राइट। अगर हम एज्यूम करें जो हमने गिवन मटेरियल लिया हुआ है, लेट्स से कॉपर का वायर लिया हुआ है, और उसका जो कॉपर का वायर है वो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का है और यूनिट लेंथ का है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का है और यूनिट लेंथ का है, 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का है, ठीक है। तो यूनिट हो गया, तो यूनिट एरिया यानी R इक्वल्स टू रो इक्वल्स टू 1 यूनिट स्क्वायर अपॉन यूनिट, ठीक है। तो अपॉन 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की लेंथ है और 1 यूनिट स्क्वायर का एरिया है। तो यहां से क्या आया, ये 1 तो कैंसिल हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि रो जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर है न्यूमेरिकली, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू हम देखें तो रो की क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर। यानी किसी भी मटेरियल का अगर हम यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें और यूनिट लेंथ का ले लें, ठीक है, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है
वो उसके गिवन उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो उसका रेजिस्टेंस होगा उसके बराबर होती है। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी की यूनिट भी हमें पता होनी चाहिए। बेसिकली अगर हम यहां से देखें रेजिस्टिविटी की यूनिट इस यहां से, तो आर की यूनिट है ओम और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट है मीटर। तो इस यूनिट को हम डिटरमाइन करेंगे तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई ओम मीटर। ठीक है, ये मीटर से मीटर कट गया, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आई, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर। तो अगर हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें एरिया कितना लेना पड़ेगा, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, और लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी, 1 मीटर की। एसआई सिस्टम में जो लेंथ होगी वो मीटर में है और एरिया भी मीटर स्क्वायर में है। तो यहां से आ गया कि आर इक्वल रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू आर, ओम मीटर। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे अब, रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मटेरियल इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू इट्स रेजिस्टेंस, विच इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ द यूनिट लेंथ ऑफ दैट मटेरियल, यूनिट मीटर लेंथ ऑफ दैट मटेरियल एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, तो अगर हम कितना मटेरियल, जो भी गिवन मटेरियल है, एनी गिवन मटेरियल, निक्रोम की देखनी है तो निक्रोम के 1 लेंथ का वायर ले लो, 1 मीटर का वायर ले लो और 1 मीटर स्क्वायर की का उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो और उसकी रेजिस्टेंस मेजर कर लो, दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट निक्रोम वायर। ठीक है, सिमिलरली कॉपर का देखना है तो कॉपर का रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, कितना, 1 मीटर लेंथ का कॉपर लो और 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लो, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ये चीज ध्यान रखना। तो रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो अब ये फोर्थ फैक्टर जो आर है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बट हमने यहां पर अपने एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, इसलिए इस फॉर्मूले में कहीं भी टेम्परेचर नहीं आया। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। क्लियर? तो आज के क्लास में हमने देखो क्या क्या पढ़ा, हमने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ में वी आई रिलेशनशिप हमने देखा। ठीक है, वहां से हमें जो ओम्स कांस्टेंट निकल के आया था वो हमने देखा कि क्या होता है, दैट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली में है क्या वो हमने समझा। फिर रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो चीज हमने देखी, और फिर रेजिस्टेंस एज अ फिजिकल क्वांटिटी हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं वो चीज हमने समझी। और एक चीज और देखी कि रेजिस्टेंस एक्चुअली में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट इस फॉर्मूले में कहीं टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि हमने ये जो एक्सपेरिमेंटली इस फॉर्मूले को डिराइव किया है उसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट माना हुआ है, बट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वो हम कैसे डिपेंड करता है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ होपफुली आपको सब क्लियर होगा। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ रेजिस्टिविटी थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बट रेजिस्टिविटी क्या है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो डिटरमाइन करती है कि वो गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है। ठीक है, रेजिस्टिविटी मेजर क्या होगी, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है गिवन टेम्परेचर पे फॉर अ गिवन मटेरियल। ठीक है, और कैसे मेजर करेंगे उसको, हम अपने मटेरियल का 1 मीटर लेंथ ले लेंगे और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे और उसका रेजिस्टेंस मेजर कर लेंगे। रेजिस्टेंस ऐसे मेजर कर सकते हैं, कैसे, आपने यहाँ पे एलिमेंट को यहाँ लगा दिया 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का, उसका वोल्टेज और करंट मेजर कर लिया और उसका रेजिस्टेंस कैसे आ जाएगा, R इक्वल टू V अपॉन I फॉर्मूले से, और वही रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो आज का सेशन अभी यहीं पे रोकते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।